नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस क्लास में अनुकोण प्रतिचित्रण के बारे में, कौन फॉर्मल मैपिंग के बारे में बात करेंगे। अनुकोण प्रतिचित्रण, कॉनफोकल मैपिंग। भाई ये अनुकोण प्रतिचित्रण क्या चीज है? यानी कि आपके पास में जो है दो प्रकार की इमेज हो रही है। यानी एक हम लोग कह रहे हैं जेड तल और दूसरा हम लोग कहते हैं डब्लू तल। ध्यान दीजिए, जो मैं बात कर रहा हूं, एक बात हो रही है जेड तल, जेड प्लेन के बारे में। और जो हम लोग पढ़ा करते हैं जेड तल के अंदर, यहां पर एक्स ओरिजन, एक्स डैश और इस प्रकार से एक्स वाई तल जो आपका जेड प्लेन हमारा कहलाता है। और जहां जेड की बात होती है, चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, एक्स प्लस आयोटा वाई की बात होती है। और एक तल हमारा होता है डब्लू प्लेन, डब्लू तल। और जो डब्लू तल होता है वह यू वी की फॉर्म के अंदर हुआ करता है। यहां पर ये u रहा और ये v रहा। जब मैं z के बारे में बात करूंगा तो z के बारे में हम बात करेंगे x प्लस आयोटा y की बात करते हैं। और जब w प्लेन की बात करेंगे तो w तल के अंदर w जो है u प्लस आयोटा v की स्थिति हमारी बने, तो ये w प्लेन की बात होती है। तो ये चीज हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो प्रतिचित्रण क्या है? तो प्रतिचित्रण का मतलब है कि w प्लेन का जो फिगर है, z प्लेन का जो फिगर है, उसको w प्लेन के अंदर आप उसको लिख पाए। तो ये जो हमारा प्रतिचित्रण कहलाएगा वह मैपिंग कहलाएगी। यानी कि यहां पर जेड प्लेन में जो फिगर है वो डब्लू प्लेन के अंदर किस प्रकार से हमारा नजर आएगा, यानी उसकी जो इमेज है, प्रतिबिंब है, उसको हम लोग मैपिंग कहा करते हैं। तो चलिए, कुल मिलाकर के जो अनुकोण प्रतिचित्रण है उसमें सबसे पहले मुझे प्रारंभिक रूपांतरण के बारे में बात करनी है। तो देखिए सर, हम लोग जो बात करेंगे प्रारंभिक रूपांतरण, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, प्रारंभिक रूपांतरण, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब गौर कीजिए, जो प्रारंभिक रूपांतरण है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके अंदर हम लोग चार प्रकार के रूपांतरण पढ़ा करते हैं। अब सबसे पहले उस रूपांतरण का रूप क्या है उसके बारे में बात करेंगे, उसको डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो देखिए, प्रारंभिक रूपांतरण के अंदर सबसे पहला जो रूपांतरण है उसको हम लोग कहते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन। अब स्थानांतरण आप अपने शब्द से स्पष्ट है कि स्थानांतरण का मतलब किससे है गया? स्थानांतरण का मतलब है कि जो फिगर है वो अपनी पोजीशन यानी दूसरे स्थान के ऊपर वह अपनी इमेज दे, उसको हम लोग स्थानांतरण कहने वाले हैं। और यहां पर स्थानांतरण किसके द्वारा प्रदर्शित होने वाला है? यहां जो स्थानांतरण प्रदर्शित होगा वो W इज इक्वल टू Z प्लस एल्फा के द्वारा प्रदर्शन होगा। तो जब भी इस प्रकार के किसी रूपांतरण की बात की जाती है, W बराबर Z प्लस एल्फा, तो वह आपका स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट किया करता है। अब ध्यान दीजिए, ट्रांसलेशन को अगर मैं बात करता हूं कि मूल रूप से हमारा जो ओरिजिनल है Z तल है, और Z तल का फिगर हमारा इन केस एक एग्जांपल के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं मैं। एक्स है, ओरिजन है, वाई है, और जेड तल का फिगर हमारा कुछ इस प्रकार से है, एक स्क्वायर के रूप में, एक रेक्टेंगल के रूप में हमने इस फिगर की बात की है। तो अब स्थानांतरण क्या कहेगा सर? स्थानांतरण जो होगा हमारा वो डब्लू तल की बात करेगा। और जब डब्लू तल की बात करेगा तो स्थानांतरण के अंदर यहां पर एक्स अक्ष आपका यू के अंदर ओरिजन और ये वी में कन्वर्ट हो जाएगा, यू वी तल आपका डब्लू तल होगा। और स्थानांतरण का मतलब उसकी शेप तो वही रहने वाली है, लेकिन उसकी पोजीशन बदलने से है। और जब पोजीशन बदलेगी तो हो सकता है वो आपका स्क्वायर या आयत है, अपनी पोजीशन को किसी और स्थान के ऊपर वो कन्वर्ट कर दे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि उसका जो आकार है वो उसी प्रकार से रहते हुए अलग स्थिति के अंदर उसको हम लोग प्रदर्शित कर सकें, उसकी इमेज बन सके। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं W इज इक्वल टू Z प्लस एल्फा के द्वारा प्रदर्शन हमारा किया जाता है। दूसरा जो प्रारंभिक रूपांतरण हमारा होता है उसको हम लोग कहते हैं घूर्णन। घूर्णन यानी कि यहां पर रोटेशन।
रोटेशन। अब रोटेशन जो होता है वह होता है W इज इक्वल टू Z e टू द पावर आयोटा अल्फा की स्थिति होती है। W इज इक्वल टू Z e टू द पावर आयोटा अल्फा। अब मुझे बताइए जो मूल रूप से है, अगर उसका घूर्णन होता है तो क्या होगा? तो घूर्णन होने की स्थिति के अंदर भाई आपके दिमाग में आना चाहिए, यहां पर UV तल आपका हो गया और घूर्णन हुआ, तो आपकी बेसिक इमेज क्या है? एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर की फॉर्म के अंदर आपकी इमेज थी, और जब उसी बिंदु से वह रोटेट करेगा तो मुझे बताइए क्या स्थिति बनने वाली है सर? तो उसकी जो इमेज बनेगी वो एक रेक्टेंगल बनेगा, लेकिन अब वो रेक्टेंगल चूंकि रोटेट हो गया तो वो इस प्रकार की हमारी स्थिति के अंदर बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आई होगी। इसको अपन पैरेलल कर लेते हैं सर, ठीक है। यहां पर यानी इसने जो है थोड़ा सा अपने आप को रोटेट कर दिया, यानी जो रेक्टेंगल तो था, और रेक्टेंगल जब रोटेट हुआ, अब इसके अंदर थोड़ा सा और हम लोग ये सारा जो है, इधर ध्यान दीजिए, इधर से भी रोटेट हो रहा है सर, यहां से भी रोटेट होगा, वापस से ध्यान दीजिए भाई, रोटेट हो रहा है। तो जब ये लाइन आपकी जो है इधर की तरफ रोटेट हो गई, तो ये लाइन भी आपके ऊपर की ओर इस प्रकार से रोटेट होगी, ये भी इस प्रकार से रोटेट होकर के, और यहां पर ये रोटेशनल हो रहा है। यानी चीज वही है, वही रेक्टेंगल है या स्क्वायर जो आप सोच रहे हैं, लेकिन रोटेशन होने के बाद यानी कि जो कोण आपका बन गया वो कोण इस प्रकार से एक्स अक्ष के साथ में, या यहां पर डब्ल्यू तल के अंदर यू अक्ष के साथ में उसने अपने आप को रोटेट कर दिया। तो रोटेशन के अंदर उसकी इमेज इस प्रकार से बनने वाली है। प्रारंभिक रूपांतरण है ये। तीसरे प्रारंभिक रूपांतरण के बारे में अगर बात करता हूं तो वह है अपना आवर्धन। आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ओमेगा इज या W इज इक्वल टू सी जेड की स्थिति बनती है। तो मुझे बताइए W तल में क्या स्थिति बनने वाली है? तो W तल में हमारी जो स्थिति बनने वाली है आवर्धन, मैग्निफिकेशन, यानी कि जो डायग्राम है वह अपनी स्थिति में बड़ा बनने वाला है। समझ गए कि जो रेक्टेंगल आपका फॉर्म हुआ वह रेक्टेंगल आवर्धित हो गया, उसको मैग्नीफाई कर दिया, मैग्नीफाई बड़ा कर दिया, और जब बड़ा बना दिया तो वह स्थिति क्या बनने वाली है कि भाई मूल रूप से आपका ये राइट वाला निशान लगा रहा हूं, ये आपका रेक्टेंगल था और अब वो आवर्धित हो गया, और आवर्धित होकर के उसका डायग्राम इस प्रकार से बड़ा बन गया। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कहलाता है आपका आवर्धन। आवर्धन W इज इक्वल टू सी जेड की हमारी स्थिति हुआ करती है। चलिए, और चौथे प्रकार का जो रूपांतरण हमारा कहलाता है, उस चौथे रूपांतरण के बारे में अगर बात करता हूं तो वह रूपांतरण हमारा कहलाएगा प्रतिलोमन। प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण, ठीक है, इन्वर्जन, और इसको हम लोग लिखा करते हैं W इज इक्वल टू 1/Z। अब इन्वर्जन के अंदर यहां पर इसकी इमेज किसी भी प्रकार से बन सकती है। जैसे हम लोगों ने कहा कि स्थानांतरण में तो इमेज उसी प्रकार की रही और कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, रोटेशन के अंदर इमेज वही रही लेकिन रोटेट हो गई, आवर्धन में इमेज का शेप उसी प्रकार से दिखता हुआ लेकिन उसकी साइज आपकी बड़ी हो गई, छोटी हो गई, जो कुछ भी करना था। लेकिन W इज इक्वल टू 1/Z के अंदर इसकी इमेज किसी भी प्रकार से किसी भी रूप के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। अभी हम लोग बात करेंगे कि यहां पर ये U और ये V तल है, यहां पर भी हमें U और V तल करना चाहिए, ठीक है जी। ये U और ये V प्लेन रहा, इधर भी U और V प्लेन के बारे में बात करते हुए कि जब अपना प्रतिलोमन इन्वर्जन W 1/Z की बात होगी तो इमेज किसी प्रकार से बन सकती है। तो हो सकता है वह इमेज जो है आपकी इस प्रकार से बन जाए, एक पैराबोला के रूप में हो जाए, ठीक है, एक सर्कल के रूप में हो जाए, एक लाइन के रूप में हो जाए, तो किसी भी प्रकार से उसको जो है प्रतिलोमन की इमेज बनाई जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में आया। अब दो तीन चीजें ध्यान रखना, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। हमारा परीक्षा के अंदर सीधा सीधा ये फॉर्मूले के बारे में पूछा जाता है ना? क्या पूछा जाएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला कि भाई स्थानांतरण क्या है निम्न में से। तो पता लगना चाहिए कि स्थानांतरण के लिए हमारा फॉर्मूला W इज इक्वल टू Z प्लस एल्फा की पोजीशन है। हमारा परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछेगा आवर्धन क्या है, आवर्धन का सूत्र क्या है? तो आवर्धन का सूत्र क्या हो गया? W इज इक्वल टू सी जेड, ये अपना आवर्धन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। जब हमारा प्रश्न कहेगा प्रतिलोमन की बात करें,
इन्वर्जन की बात करें तो W इज इक्वल टू 1/z की स्थिति आपके इन्वर्जन की बात करेगा। और इसी प्रकार से घूर्णन की अगर बात करें, रोटेशनल की बात करें, तो रोटेशन के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या रहा, W इज इक्वल टू Z e टू द पावर आयोटा अल्फा होगा। तो ये चीज आपके दिमाग में आना चाहिए। सीधा सीधा जो है डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है कि इसमें से जो है रोटेशन क्या है, स्थानांतरण क्या है। तो ये प्रारंभिक रूपांतरण हमारे 4 प्रकार के रूपांतरण है। एक बात और करने के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, इन सभी फॉर्मूलों के अंदर अगर आपने देखा तो z जो हमको नजर आ रहा है वो z क्या है सर, x प्लस आयोटा y की स्थिति है। ध्यान दीजिए, यहां पर मैं इसको भी स्पष्ट रूप से लिख देता हूं कि भी z जो है हमेशा x प्लस आयोटा y का रूप रहेगा। नंबर दूसरी बात, यहां पर दो संकेत हमने काम में लिए, एक अल्फा के रूप में काम में लिया, एक सी के रूप में हमने संकेत काम में लिया। देखिए डब्लू तल है, डब्लू लिखा है हमने, लेकिन जेड के साथ में एक अल्फा आपको नजर आ रहा होगा, जेड प्लस अल्फा के रूप में, एक जेड ई टू द पावर आयोटा अल्फा में अल्फा नजर आ रहा है, और एक जेड के गुणांक के रूप में सी नजर आ रहा है। तो अल्फा क्या है, सी क्या है, इसको भी समझने की हमें आवश्यकता है। तो अल्फा जो है वह हमारे लिए एक सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या अल्फा है हमारे। और इसी क्रम में सी जो है वह आपका एक अचर है, अचर यानी कांस्टेंट है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना कि जहां जहां अपने अल्फा लिखा है, और अल्फा दो स्थानों पर हमने लिखा है, एक स्थानांतरण के लिए लिखा है और एक घूर्णन के लिए लिखा है। तो जो अल्फा इन दोनों के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है वह अल्फा हमारी एक सम्मिश्र संख्या को रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता है इन दोनों सूत्रों के अंदर। और सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b का रूप होगा, है ना, 1 + 2 आयोटा की स्थिति होगी, केवल आयोटा हो सकता है, इस प्रकार सम्मिश्र संख्या रहेगी। और जो तीसरे के अंदर जहां आवर्धन की बात हो रही है, जहां c लिखा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसके अंदर जो CZ के अंदर जो c है वह हमारा एक कांस्टेंट है, एक अचर संख्या है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में आया होगा। देखिए अभी तक जो हमने बात की है, प्रारंभिक रूपांतरण में 4 प्रकार के रूपांतरण की हमने बात की है। रूपांतरण के फॉर्मूले हमारे क्या हैं, तो जो स्थानांतरण ट्रांसलेशन का जो फॉर्मूला रहा वो z प्लस अल्फा की स्थिति का है। आघूर्णन या घूर्णन की बात करें, रोटेशनल की बात करें, तो z e टू द पावर आयोटा अल्फा है, और दोनों में अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसी क्रम के अंदर जब आवर्धन की बात करेंगे, CZ की बात करेंगे, C आपका अचर पद है। और प्रतिलोमन के लिए जो आपका फॉर्मूला W इज इक्वल टू 1/z है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, जो फॉर्मूले याद हो गए उसमें अल्फा और सी क्या है वो आपके दिमाग में आ जाए, प्रारंभिक रूपांतरण क्या है वो आपके दिमाग में आए, रूपांतरण है क्या, एक बेसिकली इमेज है। जो z तल के किसी फिगर को अगर मैं w तल के फिगर में कन्वर्ट करता हूं तो किस प्रकार से बनता है, तो ये चीज हमारे दिमाग में आए। अब चलिए इसके ऊपर कुछ प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए जैसे मान लिया हमारा पहला प्रश्न है रूपांतरण, यानी हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, और रूपांतरण कौन सा है, w इज इक्वल टू z प्लस 1 माइनस आयोटा। अब देखिए इसको देखने के साथ में मुझे कुछ चीजें नजर आनी चाहिए, समझ गए, z प्लस 1 माइनस आयोटा की बात आ रही है। तो बेसिकली अगर आप इसको देखेंगे तो w इज इक्वल टू z प्लस अल्फा रूप है। इसका मतलब हमारा जो प्रश्न है वो बेसिकली स्थानांतरण की बात करता है। जो फिगर है, जो z तल में रहने वाला है, वो फिगर अपने स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होगा, ट्रांसलेशन की बात हमारा प्रश्न करता है। z समतल के अंदर ये देखिए फिगर जो है x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 2 से बनता है। और इसको जो है परिभाषित आयतीय क्षेत्र जो रेक्टेंगुलर फील्ड आपका है D का W समतल के संगत प्रतिबिंब D डैश क्या होगा। अगर D आपका एक फील्ड है तो उसकी इमेज D डैश के रूप में क्या बनने वाली है। तो चलिए सर इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हमने बात करता हूं कि भी यहां पर जो मूल प्रश्न के अंदर z तल की बात की जा रही है, और z तल के अंदर x बराबर 0 है, y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 2, इनसे बनने वाला z तल का फिगर क्या है, और वो आपका एक आयतीय रेक्टेंगुलर फील्ड आपका प्रदर्शन हो रहा है। तो जब मैं यहां पर z तल की बात करूंगा तो यह x अक्ष की बात होगी, ओरिजिन होगा, ये y अक्ष x की नेगेटिव डायरेक्शन x डैश और y की नेगेटिव डायरेक्शन y डैश। जब बात करता हूं x बराबर 0, तो x बराबर 0 क्या है, तुरंत दिमाग में आएगा कि x बराबर 0 हमारा y अक्ष का समीकरण है, तो ये x बराबर 0 हो गया। y बराबर 0 हमारा x अक्ष का समीकरण हो गया। x बराबर 1
दिमाग में आए कि x का मान 1 यहां पर लिखा जा रहा है और y बराबर 2 ऊपर की ओर लिखा जा रहा है। समझ रहे हो? इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा x बराबर 1 नजदीक ले लेता हूं ताकि उससे ठीक डबल हम y बराबर 2 को प्रदर्शित कर सके। भाई ये जो है, अगर आपकी x बराबर 1 की बात है तो यहां पर जो लाइन रहने वाली है ये रहेगी y बराबर 2। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, बात समझ में आ गई? अब इसका जो है इमेज मुझे चाहिए डब्लू तल के अंदर किस प्रकार से बनने वाली है। भाई ये थोड़ा सा जो है हमें स्क्वायरिकल नजर आ रहा है, मैं इसको मिटा करके वापस से एक बार रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर, है ना, इसको क्योंकि नंबर्स हम लोग लिख चुके थे उसके कारण थोड़ी सी, ये एक्स है, ओरिजिन है, वाई अक्ष उनके नेगेटिव डायरेक्शंस, यहां पर आपका फील्ड बेसिकली इस प्रकार का है। ये लाइन आपकी x बराबर 1 है, ये लाइन y बराबर 2 है, इस स्थान के ऊपर y बराबर 0 और यह x बराबर 0 है। अब उम्मीद करता हूं आपको रेक्टेंगुलर फील्ड नजर आ रहा है। अब इस फील्ड का जब इमेज देखते हैं डब्लू तल के अंदर किस प्रकार से बनने वाली है, और चूंकि स्थानांतरण है तो आपकी इमेज की साइज यही रहने वाली है लेकिन किसी दूसरे स्थान के ऊपर बनने वाली है। तो चलिए मैं यहां पर बात करता हूं, हमारा जो है गिवन हमें क्या दे रखा है तल, हमें डब्लू तल की बात की जा रही है, डब्लू बराबर z प्लस 1 माइनस आयोटा। z को हमेशा x प्लस आयोटा y हमारे द्वारा लिखा जाना है, तो डब्लू बराबर z के स्थान पर x प्लस आयोटा y प्लस 1 माइनस आयोटा। इसमें भी मुझे रियल और इमेजनरी पार्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो w लिखा जाएगा वह w भी u प्लस आयोटा v की फॉर्म के अंदर होगा। जैसे z x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होता है तो w हमारा चूंकि uv तल है तो जो रियल पार्ट होगा उसको हम u कहेंगे और जो इमेजनरी पार्ट होगा उसको हमारे द्वारा v कहा जाएगा। तो मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं, रियल पार्ट x प्लस 1 के रूप में, आयोटा कॉमन लेकर के y माइनस 1 के रूप में। तो इसलिए u हमारे पास में हो गया x प्लस 1 और v हमारे पास में हो गया y माइनस 1। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपके दिमाग के अंदर स्पष्ट रूप से सब चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इन इक्वेशन को, जो हमारी x और y की समीकरण थी, इन समीकरण को मुझे u और v की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं u और v की फॉर्म में कैसे वो कन्वर्जन हो रहा है, उसकी इमेज किस प्रकार से बनने वाली है। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं, देखिए u हमारे पास में x प्लस 1 है, v हमारे पास में y माइनस 1 है। पहला जो फॉर्मूला है अपना x बराबर 0, और जैसे ही x का मान 0 रखूंगा तो देखिए पहली समीकरण उसका कन्वर्ट होकर के आ रही है u बराबर 1। कारण क्या है, x का मान 0 हो गया और इधर v की कोई समीकरण हमारे प्राप्त नहीं हो रही है क्योंकि x को हमारे 0 लिखना था और v जो है वो y के ऊपर डिपेंड करने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं y बराबर 0, और जैसे ही y बराबर 0 देखेंगे तो चूंकि u x के ऊपर डिपेंड कर रहा तो यहां कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है और y का मान 0 रखने पर v का मान माइनस 1 बन के प्राप्त हो रहा है। x बराबर 1 रखने पर u का मान हमारे पास में 1 प्लस 1 2 के रूप में आ रहा है और यहां पर कुछ भी रिजल्ट नहीं है। और जब मैं y बराबर 2 रखता हूं तो u का रिजल्ट नहीं है और v का रिजल्ट 2 रखने पर v बराबर 2 माइनस 1 1 हो गया। उम्मीद करता हूं चीज समझ में आपको आई होगी किस प्रकार से हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, u x प्लस 1 हो गया, v y माइनस 1 हो गया। तो ध्यान दें, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली बात, अब इसको जब uv तल में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो uv तल में भी वही स्थिति है आपकी, एक ओरिजिन बनाते हुए यहां पर u ऊपर की और v उनके नेगेटिव डायरेक्शंस की बात करना है। अब मुझे बताइए सबसे पहली जो रिप्रेजेंट करने वाली स्थितियां हैं वो हमारे पास में 4 स्थितियां रिप्रेजेंट करने वाली है कि u का मान 1 इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा v का मान माइनस 1 इसको रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा हूं, तीसरा u बराबर 2 की बात करें और चौथा v बराबर 1 की बात करें। इन चारों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए ध्यान दो, तो u बराबर 1 तो पता लगना है कि u का मान 1 है, समझ रहे हो? तो u बराबर 1 यहां पर अगर मैं 1 लिखता हूं तो u का मान 1, ये एक लाइन होगी u बराबर 1 वाला लाइन। नेक्स्ट u बराबर 2 वाला लाइन भी है, तो u बराबर 2, 1 के बाद में अगला जो रिजल्ट है वो 2 है, तो u बराबर 2 वाली लाइन इस प्रकार से हमारे पास में आ रही है। ठीक है जी, तो ये लाइन हो गई हमारी u बराबर 1 की और ये लाइन हो गई u बराबर 2 की। आगे बढ़ते हैं, v बराबर माइनस 1, तो v पर v माइनस 1 यहां पर कहीं होगा तो v बराबर माइनस 1 की लाइन हमारी ये हो गई। और इसी क्रम में v बराबर 1
पता लगा कि ऊपर की ओर अगर मान लेते हैं यहां पर कहीं 1 है तो इसको मिलाने पर ये लाइन हमारी v बराबर 1 की हो गई। तो बताइए जो हमारी इमेज रही उसकी क्या हो गई सर? इमेज हमारी ये वाली हो गई। इसको हम लोग कह रहे हैं उसका प्रतिचित्रण हो गया। वापस से ध्यान देना, ये पहली वाली इमेज जो है क्षेत्र d है और उसकी जो इमेज रही वो दोबारा उसका क्षेत्र क्या बन गया? d डैश बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में चीज क्लियर हुई होगी वे किस प्रकार से हम लोग जो है प्रतिचित्रण की बात कर रहे हैं, मैपिंग की बात कर रहे हैं, झेड तल के फिगर को हम डब्लू तल के अंदर कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। जब झेड तल की बात होगी हमारे पास में एक्स और वाई के परिणाम होंगे, उसको मुझे डब्लू तल के अंदर यूवी के अंदर कन्वर्ट करते हुए उसको मैपिंग करनी है। और आपको प्रश्न देखने के साथ में पता लगना चाहिए कि इसका जो प्रतिचित्रण होगा इसकी इमेज किस प्रकार से बनने वाली है। चूंकि हमारा जो प्रश्न था डब्लू बराबर झेड प्लस 1 माइनस आयोटा की स्थिति, डब्लू बराबर जेड प्लस अल्फा की स्थिति थी, इसका स्थानांतरण की बात थी। तो जो आपका मूल रूप से तल डी था और जो डी डैश था ये साइज में एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन केवल शिफ्टिंग हो रही है इनकी, है ना, ट्रांसलेशन जिसको अपन कह रहे हैं, स्थानांतरण हो रहा था। तो इसलिए मूल रूप से फिगर थोड़ा सा राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट होकर के बनाया गया। चलिए वापस से रिपीट करते हैं। जैसे झेड समतल में रेखाओं, अब रेखाएं दी है x बराबर 0 एक रेखा जो कि y अक्ष है, दूसरी रेखा y बराबर 0 है और तीसरी रेखा x प्लस वाई बराबर 1। इसके द्वारा परिसीमित त्रिभुजाकार क्षेत्र, इस बार ट्राइंगुलर फील्ड जो है, बाउंडेड ट्राइंगुलर फील्ड है, उसका रूपांतरण w बराबर 2 झेड के अंतर्गत प्रतिबिंब ज्ञात करना है। चलिए सीधी सी बात है, जब मैं w बराबर 2 झेड की बात कर रहा हूं तो ये मूल रूप से पोजीशन हमारी W बराबर सी झेड की आ रही है। और W बराबर सी झेड का मतलब क्या हो रहा है सर? ये आवर्धन की बात कर रहा है, मैग्निफिकेशन की बात की जा रही है। इसका मतलब जो मूल रूप से आपका क्षेत्र कैसा रहा? मूल रूप से हमारा क्षेत्र त्रिभुजाकार था। और W तल की जब बात करूंगा तब भी हमारा क्षेत्र कैसा रहने वाला है? त्रिभुजाकार रहने वाला है। लेकिन चूंकि यहां पर C का मान 2 है, 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन हो रहा है, तो क्षेत्र त्रिभुजाकार ही रहेगा, जिस जगह है उसी स्थान पर रहेगा, लेकिन उसकी साइज डबल हो जाएगी क्योंकि 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है। अगर 3 झेड की बात होती 3 गुना हो जाता डायग्राम, 5 झेड की बात होती तो 5 गुना हो जाता, झेड बटा 2 की बात होती तो उसका आधा हो जाता। कहने का मतलब सी का मान जितना भी मल्टीपल है उतना उसका आवर्धन हो जाएगा, उसका जो है साइज छोटा बड़ा हमारा हो जाएगा। तो यहां पर 2 झेड होने का मतलब है दुगुना हो जाएगा। तो चलिए मूल रूप से हम सबसे पहले झेड तल के बारे में बात करते हैं। झेड तल में हमारा क्षेत्र किस प्रकार से है? झेड तल के अंदर जो हमारा ट्राइंगुलर एरिया है वो x बराबर 0, y बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 1 से बाउंडेड फिगर है। तो जब मैं इसको देखता हूं, हमारा x है, ओरिजिन है, ये y है। चलिए x बराबर 0 y अक्ष, y बराबर 0 x अक्ष और x प्लस वाई बराबर 1 अगर आप देखेंगे इसमें तो एक रेखा का समीकरण आपको नजर आ रहा है। जब मैं x प्लस वाई बराबर 1 के अंदर यहां पर वैल्यूज को रखने की अगर बात करता हूं, गौर कीजिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा टेबल बना करके रेखा का हमने निर्माण किया है x और y। जैसे ही मैं यहां पर x का मान 0 रखता हूं इस समीकरण x प्लस वाई बराबर 1 में, तो उसके अकॉर्डिंग y का मान मुझे 1 प्राप्त होता है। और जब मैं y का मान 0 रखता हूं तो x का मान 1 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब जो रेखा है हमारी वो दो बिंदुओं 0 1 और 1 0 से होकर गुजरती है। तो जब 0 1 की बात करूंगा तो कुल मिलाकर की स्थिति यहां पर कहीं होगी 0 1, और दूसरा बिंदु हमारा 1 0 वह स्थिति यहां पर है। तो आपका त्रिभुजाकार क्षेत्र इस प्रकार से नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये आपका क्षेत्र डी रीजन है, यानी मूल रूप से हमारा ये क्षेत्र है डी। अब मुझे इसकी इमेज चाहिए, और इमेज किस तल में चाहिए? डब्लू तल में चाहिए। और डब्लू तल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? यहां पर 2 झेड इस प्रश्न में दिया है। तो चलिए मैं डब्लू तल की बात करता हूं और डब्लू तल में इसकी इमेज को यहां पर ड्रॉ करने की बात करते हैं। W इज इक्वल टू 2 झेड बराबर 2, झेड का मान x प्लस आयोटा वाई। तो W बराबर हो गया 2x प्लस आयोटा 2y, U का मान हो गया 2x और V का मान हो गया 2y। कोई कंफ्यूजन है? अब चलिए इसके माध्यम से हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो रिजल्ट है हमारा x बराबर 0, और जैसे ही x बराबर 0 रखूंगा तो पता लग गया U का मान 0 आ गया। x बराबर 0 रखने पर भाई x के ऊपर v डिपेंड नहीं है, उसको छोड़ दिया। दूसरा रिजल्ट हमारा जो y बराबर 0 की बात करता हूं
तो v का मान आपका 0 बनकर के आ रहा है जैसे ही y का मान 0 रखेंगे। और तीसरा x प्लस वाई बराबर 1, ध्यान देना अब इसके अंदर क्या स्थिति हो रही है उसको ध्यान दें, x प्लस वाई बराबर 1। अब x का मान और y का मान मुझे रखना है, ध्यान दीजिए u अगर 2x के बराबर है, u किसके बराबर है सर, u हमारा 2x के, और v अगर 2y के बराबर है, इसको देखने से हमें क्या पता लग रहा है, x का मान u बटा 2 और y का मान v बटा 2। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इसको हमें रखना होगा। तो जैसे ही हम x u बाई 2 और y v बाई 2 रखते हैं, वापस से ध्यान देना ये कहां से x और y के मान आए, u बराबर था 2x के, तो x का मान u बटा 2 और v बराबर था 2y के, y बराबर v बटा 2। तो इसको रखने पर ये रिजल्ट है u बटा 2 प्लस v बटा 2 बराबर 1, तो u प्लस v बराबर 2। अब मुझे इन लाइंस को रिप्रेजेंट करना है, कौन कौन सी लाइन, जिसमें से पहली लाइन u बराबर 0 हो, दूसरी लाइन v बराबर 0 हो और तीसरी लाइन u प्लस v बराबर 2 हो। इसको मुझे यहां पर प्लॉट करना है। तो चलिए, जब w तल की बात हम लोग करते हैं तो यहां पर ये u, ओरिजिन, v और उनकी नेगेटिव डायरेक्शंस हो गई। पहली बात u बराबर 0 होना, तो u का मान 0 होने का मतलब है ये v अक्ष की बात हो गई। v बराबर 0 होने का मतलब u अक्ष की बात हो गई कि यहां पर u बराबर, u अक्ष के ऊपर u का मान होगा लेकिन v का मान आपका नहीं होगा। और जब u प्लस v बराबर 2 की बात करते हैं, और अगर मैं यहां से टेबल बना लेता हूं, जैसा कि अभी एक्स वाई तल के अंदर हम बात कर रहे थे, ठीक ठीक उसी प्रकार से u v तल की बात करें तो u का मान 0 रखने पर v का मान 2 और v का मान 0 रखने पर u का मान 2 हो जाएगा। इसका मतलब जो एक रेखा का समीकरण बन रहा है, जो 0 2 और दिमाग में आएगा ये 1 है ये 2 है, तो ये बिंदु 0 2 रहेगा, और 2 0 यहाँ पर 1 है ये 2 है, तो ये बिंदु आपका 2 0 रहेगा। तो इससे गुजरने वाली रेखा हो गई, और जब इससे गुजरने वाली रेखा हो गई तो हमारा क्षेत्र d डैश इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो गया। और आप ध्यान करें कि ये जो क्षेत्र है वो मूल क्षेत्र से क्या हो गया सर, है ना, डबल हो गया। अगर आप इसको देखेंगे, है ना, मूल से बड़ा हो गया, आवर्धित हो गया है। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आ गई वे किस प्रकार से हम अपने रूपांतरण की बात कर रहे हैं। ध्यान रखें, परीक्षा में जहां पर एमसीक्यू की बात आती है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जहां पर पेपर नहीं है, वहां पर सीधे सीधे फॉर्मूले ही पूछता है कि भाई W बराबर 2z किसको प्रदर्शित करता है, या निम्न में से स्थानांतरण का सूत्र क्या है। तो तुरंत दिमाग में आए, अगर स्थानांतरण की बात है, ट्रांसलेशन की बात है, तो W इज इक्वल टू Z प्लस एल्फा की बात हो रही है। W इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C मल्टीप्लाई बाय Z की बात हो रही है, तो आवर्धन की बात हो रही है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले आपको जो है पूछे जाएंगे। चलिए कुछ और प्रश्नों के साथ में हम लोग बात करते हैं। देखिए, Z समतल में x बराबर 0, y बराबर 0 और √3x प्लस वाई बराबर 1, यानी कि एक तो आपकी x बराबर 0 y अक्ष हो गई, दूसरी y बराबर 0 x अक्ष हो गई, और तीसरी एक √3x प्लस वाई बराबर 1 एक रेखा हो गई से परिसीमित त्रिभुजाकार क्षेत्र, वापस से एक बाउंडेड ट्राइंगुलर फील्ड की बात कर रहा है। उसका एक रूपांतरण इस बार थोड़ा सा बदला है, और रूपांतरण क्या बदल रहा है, W इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 z। समझ रहे हो बात को, W इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 z के अंतर्गत क्या प्रतिबिंब होगा। अब तुरंत दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए, हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि ये जो पोजीशन है W इज इक्वल टू z e टू द पावर आयोटा एल्फा रूप है, और इसका मतलब ये क्या हो रहा है सर, ये हमारा जो है घूर्णन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रोटेशनल की बात कर रहा है, यानी कि हमारा फील्ड जो ट्राइंगुलर है वो फील्ड हमारा ट्राइंगुलर ही रहेगा, लेकिन अपने आप को रोटेट कर लेगा, उसकी साइज वही रहेगी, उसका शेप वही रहेगा, लेकिन मूल स्थिति से थोड़ा सा घूम करके हमें वो ट्राइंगुलर रीजन प्राप्त होगा। चलिए सर चेकआउट करते हैं। देखिए किस प्रकार की बात हो रही है, तो W Z e टू द पावर आयोटा अल्फा रूप जो कि घूर्णन को व्यक्त कर रहा है। मैं यहां पर Z तल के अंदर मूल रूप से अपना फिगर मैं आपको व्यक्त करता हूं कि भी किस प्रकार से हमारा फिगर है, x बराबर 0 है, y बराबर 0 है, और √3x प्लस वाई बराबर 1। ध्यान दीजिए, जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा, ये अपना Z तल के अंदर x अक्ष है, ओरिजिन है, ये y अक्ष है, x बराबर 0 y अक्ष है, y बराबर 0 हमारा x अक्ष है, और √3x प्लस वाई बराबर 1 ये आपकी एक रेखा का समीकरण है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही हमें पता लगेगा
कि ये बिंदु अगर मैं टेबल बनाता हूं, जैसे पिछली बार हम लोगों ने बनाई थी, ठीक ठीक उसी प्रकार से हम लोग टेबल बना सकते हैं। और टेबल के अंदर अगर मैं मार्किंग करता हूं, एक्स और वाई के मान रखने की बात करता हूं, तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से मान रखे जाएंगे, एक्स और वाई। एक्स का मान 0 रखने पर वाई का मान 1 हो गया, और जब मैं वाई का मान 0 रखूंगा तो एक्स का मान 1/वर्गमूल 3 हो गया, यानी 1 से कम। तो 1 से कम की ये स्थिति रहने वाली सर हमारी 0,1/वर्गमूल 3, ठीक है। और दूसरा 1,0 की हमारी स्थिति ये वाली रहेगी। लगभग लगभग एक रफ स्केच बनाने की हम बात कर रहे हैं। तो हमारा रीजन जो है वो ट्राइंगुलर शेप ये वाला रीजन है। अब मुझे इसको प्रदर्शित करना है कि भाई डब्लू तल में किस प्रकार से इसका शेप नजर आएगा, इसका प्रतिबिंब क्या होगा, इसकी इमेज क्या होगी। चलिए गौर करें। जब डब्लू तल के बारे में बात करते हैं तो गौर करना, डब्लू तल हमारा जो है यहां पर डेफिनेशन है W बराबर e⁻∗π/3z। चलिए इसको सिंप्लीफाई मुझे करने की आवश्यकता है। W बराबर, आपने पढ़ा होगा आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम क्या कहती है, मैं उसको लिख देता हूं। भाई हमारी जानकारी में होगी आयलर प्रमेय, और आयलर प्रमेय हमारी कहती है e⁻i बराबर कौन, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारी आयलर प्रमेय है। तो इसके माध्यम से जो है मैं e⁻i⁻π/3 को प्रसार कर लेता हूं। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहा सर, cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, और z को लिखूंगा मैं x प्लस आयोटा y के रूप में। z हमेशा x प्लस आयोटा y रहा। चलिए गौर कीजिए, यहां पर cos π/3, cos π/3 यानी cos 60, cos 60 का मान कितना हुआ 1/2, प्लस आयोटा साइन 60 √3/2, और ये रहा x प्लस आयोटा वाई। चलिए इसका गुणा करते हैं, और जैसे इसका गुणा करेंगे तो 1/2 का गुणा करने पर यह परिणाम रहा 1/2x प्लस आयोटा 1/2y। आयोटा से गुणा करने पर आयोटा वर्गमूल 3/2x, और आयोटा का आयोटा से गुणा आयोटा स्क्वायर, मैं लिख देता हूं आपके लिए आयोटा स्क्वायर √3/2y। और मुझे w को u प्लस आयोटा v के रूप में कन्वर्ट करके लिखना है। और जैसे ही मैं w बराबर u प्लस आयोटा v के रूप में सोचूंगा, यानी रियल पार्ट इसमें भी अलग करूंगा जो u होगा, और इमेजनरी पार्ट में इसको अलग करना चाहूंगा। तो रियल पार्ट के रूप में जिसमें आयोटा नहीं है हमारा, वह रिजल्ट क्या है सर, यहां पर 1/2 कॉमन कर लें। देखिए रियल पार्ट वाले परिणाम की बात कर रहे हैं जिसमें आयोटा नहीं है, एक ये है और एक इसके अंदर हमारा आयोटा नहीं है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है यहां पर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए मैं इसके बारे में बात करता हूं। इन दोनों में से हम 1/2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 कॉमन लें या 2 लसपा के रूप में ले लें, तो रिजल्ट रहा x माइनस √3y। इसी प्रकार से आयोटा अगर कॉमन कर लेता हूं, तो आयोटा कॉमन करने के बाद की हमारी स्थिति क्या रहने वाली है, वर्गमूल 3x, 2 लसपा है हमारा, x का पद पहले ले लिया और प्लस में y। ये स्थिति हमारी बन गई सर। और इसको अगर मैं u प्लस आयोटा v के रूप में सोचता हूं, तो u का मान क्या हो गया, u का मान x माइनस √3y/2, और v का मान क्या हो गया, v का मान हो गया √3x प्लस y/2। उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी हमारे दिमाग के अंदर स्पष्ट रूप से क्लियर हुई होगी। चलिए जब u और v आपके पास में आ गया, अब मुझे क्या करना है, एक्स वाई की दी गई समीकरण को u v की समीकरण के अंदर कन्वर्ट करना है, u और v के बीच का संबंध लेना है। तो चलिए 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहली जो बात हमारी हो रही थी, नंबर 1, जब मुझे चाहिए दिया है x बराबर 0, और जैसे ही मैं x बराबर 0 की बात करूंगा x हट गया, u किसके बराबर हो गया, माइनस √3/2y, और यहां से x 0 रखने पर v किसके बराबर हो गया, y/2 के बराबर हो गया। एक काम करते हैं, चूंकि मुझे संबंध uv का चाहिए, तो मैं एक काम करूंगा कि यहां से y का मान उठाऊंगा और डाल दूंगा, यानी इन दोनों से इधर से y का मान लेते हुए इस स्थान के ऊपर मैं रखने की बात कर रहा हूं। तो चलो मान रख के देखते हैं। तो u बराबर माइनस का √3/2 तो है ही है, और इस स्थान से y का जो मान आ रहा है वह 2v के बराबर आ रहा है, तो मैं इसको 2v कर देता हूं। यहां पर 2 से 2 हमारा कट जाएगा, और 2 से 2 कटने के बाद जो रिजल्ट रहा वो रिजल्ट रहेगा हमारा u प्लस √3v बराबर 0। ये पहली इक्वेशन बन गई, पहला परिणाम x बराबर 0 के माध्यम से।
उम्मीद करता हूं कि चीज आपके दिमाग में आ गई सर, है ना। यू वी के बीच में संबंध चाहिए, वापस से देखो सेम चीज रिपीट होने वाली है। जब मैं दूसरे रिजल्ट की बात करता हूं, हमारा दूसरा रिजल्ट था y बराबर 0। देखिए ये दूसरा परिणाम हमारा y बराबर 0 है, तो मैं यहां पर y बराबर 0 u और v के अंदर रखूंगा। कहां रख रहे हैं सर? u वाले पद में और v वाले पद में यहां पर रख रहे हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं और इसको जो हटाते हुए इसको इक्वेशन 2 मार्क कर देता हूं मैं। ठीक है, ताकि क्या बार बार मैं आपको कहूंगा कि इक्वेशन 1 में रख देना। तो जैसे ही y बराबर 0 रखते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या परिणाम बन रहा है उसको देखें। y का मान 0 रखने पर u x बटा 2 के बराबर हो गया, u है x बटा 2, और v किसके बराबर हो गया? y का मान 0 रखने पर √3 बटा 2 x के बराबर हो गया। अब मुझे संबंध तो किस में चाहिए था? संबंध चाहिए था u v में, जबकि अभी मेरा संबंध u का x के पद में और v का x के पद में आ रहा है। तो मैं x को हटाते हुए u और v के बीच का संबंध प्राप्त करता हूं। अब देखिए किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। यहां से u का मान 2v वहां पर रख देते हैं, 2u, तो v बराबर वर्गमूल 3 बट्टा 2 और x के स्थान पर 2u रख दिया। तो गौर कीजिए, जैसे ही मैं इसको रखता हूं तो 2 से 2 कट गया और परिणाम स्वरूप हमारा रिजल्ट क्या बन रहा है? हमारा रिजल्ट बन गया √3u माइनस वी बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से क्लियर हो रही है, आ रही है। चलिए अभी तीसरा रिजल्ट है √3x प्लस वाई बराबर 1। तो तीसरा परिणाम √3x प्लस वाई बराबर 1 इक्वेशन 1 में रखना। अब आप कहोगे सर इक्वेशन 1 में 2 स्थितियां हैं, लेकिन ध्यान दीजिए √3x प्लस वाई बराबर 1 की स्थिति केवल और केवल एक है, ये वाली स्थिति है √3x प्लस वाई। ये जो मैंने ओवल मार्क किया है, सर्कल मार्क किया है, इसको मैं भी हटाऊंगा, ये आपको बताने के लिए कि कहां पर आपको √3x प्लस वाई मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं। इसके अंदर वैल्यूज को रखेंगे तो v बराबर कौन हो गया? v बराबर इसका मान 1 है तो 1/2, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब 2, 3 और 4 से मैं डब्ल्यू तल के फिगर की बात कर लेता हूं। चलिए जी, इसको थोड़ा सा छोटा करते हुए यहीं पर बना लेते हैं हम लोग फिगर। चलिए, तो अब मैं यहां पर डब्ल्यू तल के फिगर की अगर बात करता हूं तो फटाफट जल्दी से ध्यान देना, चीज वही है सर, केवल एक रोटेशनल होने की बात कर रहा है प्रश्न हमारा। ये u हो गया, ओरिजिन हो गया, यह v हो गया। चलिए पहली इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी u v के संबंध की, इसको अगर मैं देखूंगा तो क्या पता लग रहा है कि भाई ये जो है कहां से जाने वाली बात कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर u और v के मान रखने की बात करता हूं, u का मान 0, v का मान 0, क्लियर हो गया। अगर मैं यहां पर v का मान 1 करता हूं तो u का मान माइनस का √3 हो गया। वापस ध्यान देना, v 1 रखने पर u माइनस का √3 बना। तो ये प्लॉट करते हुए तो 0 0 कहां है? तो 0 0 तो इसी बिंदु पर है, और u का मान नेगेटिव डायरेक्शन में -√3 और v का मान पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो लगभग इस प्रकार की स्थिति यहां पर कहीं पर बनने वाला है आपका ये रिजल्ट -√3, 1 वाला बिंदु। तो ये पहली u v का संबंध जो इक्वेशन नंबर 2 है उससे हमारा रिजल्ट इस प्रकार से बन रहा है। दूसरे रिजल्ट के बारे में बात करते हैं जो इक्वेशन नंबर 3 में है, और इक्वेशन नंबर 3 के अंदर अगर मैं इसके पॉइंट्स को कैलकुलेट करने की बात करता हूं u और v, तो पता लगा u का मान 0 से v का मान 0 आ जाएगा। और अगर मैं यहां पर u का मान 1 रखता हूं तो v का मान √3 बन करके आ जाएगा। चलिए अब इनको प्लॉट करने की बात करते हैं। u0 v0 सेम जगह पर है, और 1√3, तो u का मान 1 है और √3 यहां पर कहीं होगा, 1 के साथ में √3। तो दूसरी लाइन हमारी इस प्रकार से बन रही है, ये वाली लाइन आपकी हो रही है सर। ठीक है, ये लाइन का मतलब है केवल यहां तक नहीं है, ये आगे तक बढ़ती हुई रेखा है, ये इस प्रकार से है। इधर भी अगर आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा संबंध जो आपका इक्वेशन नंबर 4 है, v का मान 1/2, और ध्यान दीजिए v का मान अगर 1/2 है तो लगभग इस प्रकार की पोजीशन में आने वाला है, और v का मान यहां से जब लोगे इसको
इसको ऐसा पहले बना देता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ 1/2, ये v बराबर 1/2 है। तो मुझे बताइए हमारा जो रीजन है वो कौन सा हो गया सर? हमारा रीजन ये वाला ट्राइंगुलर शेप हो गया। तो मैंने जैसे कहा कि भाई ट्राइंगल ट्राइंगल रहेगा, उसका शेप साइज लगभग लगभग वही रहने वाली है, लेकिन वो अपने आप को क्या कर देगा सर? रोटेट कर देगा क्योंकि यहां पर घूर्णन की स्थिति z इज इक्वल टू W इज इक्वल टू जेड ई टू द पावर आयोटा एल्फा का रूप है। तो कुल मिलाकर के परीक्षा में तो आपको केवल पहचानना है कि भाई स्थानांतरण का फॉर्मूला क्या है, घूर्णन का फॉर्मूला क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न के अंदर एक प्रश्न और घूर्णन की बात कर रहा हूं। देखिए यहां पर एक क्षेत्र है x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 2, y बराबर 3 से परिबद्ध आयतीय क्षेत्र है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, बाउंडेड है, का W समतल में प्रतिबिंब D डैश क्या होगा? और रूपांतरण का फॉर्मूला हमारा ये है। रूपांतरण का सूत्र देखिए ये वाला फॉर्मूला रहा, W इज इक्वल टू √2 e टू द पावर आयोटा π/4 z। अब ध्यान दीजिए जब मैं W बराबर √2 e टू द पावर आयोटा π/4 z की बात करता हूं तो इसमें क्या क्या शामिल हो रहा है? इसमें आवर्धन और घूर्णन दोनों शामिल हो रहे हैं। अब बताओ सर कैसे पता लग रहा है आपको ये? भाई अगर मैं केवल z का e टू द पावर आयोटा एल्फा की स्थिति से गुणा करता तो घूर्णन होता, और अगर मैं z का केवल वर्गमूल 2 जैसे नंबरिकल वैल्यू से गुणा करता तो वह आवर्धन होता। पता क्या चला? पता ये चला कि यहां पर इस प्रश्न में z का गुणा e टू द पावर आयोटा एल्फा वाले पद से भी हो रहा है, और z का जो गुणा है वो नंबरिकल वैल्यू c √2 से भी हो रहा है। तो c से गुणा cz आपका क्या है? आवर्धन है, मैग्निफिकेशन है। और z का e टू द पावर आयोटा एल्फा की से गुणा क्या हो रहा है? वह आपका घूर्णन हो रहा है। तो इसके अंदर आवर्धन भी है और घूर्णन भी है। तो कहने का मतलब जो आयतीय क्षेत्र है वो आयतीय रहेगा नंबर 1, लेकिन अपनी मूल स्थिति में वह थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा। समझ गए? उस आयत का एक शीर्ष वही रहेगा और बाकी के शीर्ष जो है वो 3 आपके रोटेट हो जाएंगे। और तीसरी बात कि जो क्षेत्र है वो वर्गमूल 2 गुना हो जाएगा, यानी आवर्धित भी होगा, बड़ा भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग z तल की स्थिति क्या रहने वाली है। z तल के अंदर हमारे पास में जो फिगर है x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 2 और y बराबर 3 से परिबद्ध आयतीय क्षेत्र है। जब मैं इसको बनाता हूं, z तल का मतलब है x y तल से हुआ हमारा, x बराबर 0 y अक्ष, y बराबर 0 x अक्ष, x बराबर 2 इस प्रकार की स्थिति, y अक्ष के समांतर रेखा, और y बराबर 3 ये रेखा ऊपर की ओर रहेगी, ये y बराबर 3। तो ये आपका जो है आयतीय क्षेत्र है, यहां पर ये d को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर। यहां पर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नजदीक कर लेते हैं ताकि ये 2 हिस्सा और वो 3 हिस्सा आपको नजर आए। ठीक है सर। तो ये आपका x बराबर 2 हो गया, मतलब ये गैप आपका 2 यूनिट है और ये गैप आपका 1, 2 और ये 3 यूनिट है। इस प्रकार से आपका एक डिजाइन है, रेक्टेंगुलर है। अब चलिए मुझे इसको W प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। अब W प्लेन में रिप्रेजेंट करते समय सबसे पहले W के लिए फॉर्मूला हमारा √2 e टू द पावर आयोटा π/4 z की बात कर रहा है। तो आप अभी अभी जैसे हमने बात की ठीक ठीक उसी प्रकार से आयलर प्रमेय का प्रयोग हम लोग यहां पर करने वाले हैं। और आयलर प्रमेय e टू द पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो उसी रूप के अंदर e टू द पावर आयोटा π/4 को हम लोग लिखेंगे कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, और z के लिए x प्लस आयोटा y की स्थिति। चलिए इसको रखते हुए √2 कॉस π/4 45 का मान 1/√2 प्लस आयोटा साइन π/4 वापस से 1/√2 के बराबर हो गया, और x प्लस आयोटा y हो गया। चलिए वर्गमूल 2 यहां पर एलसीएम है, वर्गमूल 2 बाहर गुणांक के रूप में है, वर्गमूल 2 लसा पर लेने के बाद में कट जाएगा, और जब कट गया तो W किसके बराबर हो गया? 1 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या हुआ? वर्गमूल 2 लसा पर लेकर के वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 हमारा कट गया, तो 1 प्लस आयोटा और x प्लस आयोटा y की बात हो गई। चलिए इसका गुणा करने पर ये रिजल्ट है x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y। आयोटा स्क्वायर का मान माइनस है,
इसको मैं u प्लस आयोटा v के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूं, और जब u प्लस v के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर x माइनस वाई हो जाएगा, प्लस आयोटा कॉमन करते हुए x प्लस वाई हो गया। तो चलिए u का मान यहां पर x माइनस वाई हो गया और v का मान x प्लस वाई हो गया। चलिए इन चारों से हम यहां पर कुछ परिणामों को प्राप्त करने की बात करते हैं। चलो जल्दी से देखते हैं, उसके बाद में रिजल्ट क्या होगा वो देखेंगे हम लोग। u बराबर x माइनस वाई, v बराबर x प्लस वाई। पहला जो रिजल्ट है वह था x बराबर 0, और जैसे ही मैं x बराबर 0 को सोचता हूं या देखता हूं, x का मान 0 रखने पर u किसके बराबर हो गया, u हो गया माइनस वाई के बराबर, और v क्या हो गया, y के बराबर हो गया। चलो इन दोनों की तुलना करते हैं, मान रख के देखते हैं। यानी y के स्थान पर हम लोग v रख देते हैं, तो u बराबर क्या हो गया सर, u बराबर माइनस v। वापस ध्यान देना, दोनों y के रिजल्ट हैं, दोनों की तुलना करना है, मुझे एक्स वाई हटाना है, मुझे u v के बीच का संबंध प्राप्त करना है। तो जैसे ही मैं यहां पर y के स्थान पर v रखता हूं तो u इज इक्वल टू माइनस वी हो गया, या पहला जो संबंध बना वो u प्लस वी बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेता हूं मैं। दूसरा परिणाम हमारा किससे है, ये y बराबर 0 है, और जैसे ही y का मान 0 रखूंगा तो u बराबर x हो गया और v बराबर भी x हो गया। तुलना करने पर u बराबर v हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो रिजल्ट हमें दे रखा था वह है x बराबर 2, और तीसरे में जैसे ही मैं x बराबर 2 करता हूं तो यहां से x का मान 2 रखने पर u बराबर 2 माइनस वाई, v बराबर 2 प्लस वाई। एक काम करते हैं, यहां से मान उठा करके वहां डाल देते हैं, भाई आपको y हटाना है, तो u बराबर 2 माइनस y के स्थान पर v माइनस 2। ध्यान दीजिए, ये y का जो मान है मैंने यहां से उठाया और y का मान इस स्थान पर लगाया, तो y v माइनस 2 के बराबर है, रख दिया। तो कुल मिलाकर के हमारा रिजल्ट क्या हो गया सर, देखो माइनस का v पक्षांतर कर लेंगे, लेफ्ट में ले लेंगे तो u प्लस वी। ये कैलकुलेशन आप अपने स्तर पर भी सोचेंगे। देखिए 2 माइनस का v, माइनस माइनस प्लस का 2 जो कि 4 के बराबर है, माइनस वी लेफ्ट में ले लिया तो u प्लस वी बराबर 4। ये इक्वेशन नंबर 3 मार्क हो गया हमारा। और इसी क्रम में एक चौथा परिणाम y बराबर 3 के बारे में भी मुझे सोचना है, और जैसे ही y बराबर 3 सोचेंगे तो u किसके बराबर हो गया, u y बराबर 3 रखने पर x माइनस 3 और v हो गया x प्लस 3। चलिए सर, अब यहां से मुझे फिर से वही मान x का मान हटाना है, u v के बीच का संबंध प्राप्त करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस x का मान उठाया, इस x के स्थान पर लगाया, तो u बराबर x के स्थान पर v माइनस 3 माइनस 3, और हमारा रिजल्ट क्या रहा सर, u माइनस v बराबर माइनस 6, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जी भाई, कैलकुलेशन आप अपने स्तर के ऊपर भी देख लेना। अब चलिए इन चारों को प्लॉट करते हुए W तल में हमारा डायग्राम कैसा बन रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं। चलिए जी, तो W तल की अगर बात करता हूं मैं, हमारा डायग्राम किस प्रकार से बन रहा है उसको ध्यान देना। ये U है, ओरिजिन है, ये V है, उनके नेगेटिव डायरेक्शन से। चलिए पहला इक्वेशन कह रही है u प्लस वी बराबर 0। तुरंत दिमाग में क्या आया कि u का मान 0 रखने पर v का मान 0 है, और u का मान 1 रखने पर v का मान माइनस 1 है। तो 0 0 1 है, u का मान 1 रखने पर, ध्यान दीजिए वापस से इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, इस स्थान पर u का मान अगर 1 रखा जाएगा तो v का मान माइनस 1 आएगा, तो u का मान 1 पर v का मान माइनस 1 यहां है। समझ गए, ये 1 कॉमा माइनस 1, ये पहला बिंदु हो गया हमारा। वापस दूसरी इक्वेशन u बराबर v, u बराबर v का मतलब क्या है भाई, u 0 तो v 0, u 1 तो v 1, u 2 तो v 2। तो कुल मिलाकर के पहली रेखा तो हमारी इस प्रकार से रही सर, ये वाली लाइन रही जो आगे पीछे ऐसी जा सकती है हमारी। दूसरी रेखा हमारी कैसी रही, ये लाइन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 में 0 0 और यहां पर 1 1 होगा, तो दूसरी लाइन इस प्रकार से होकर के जाने वाली होगी। ये नंबर दूसरी बात है। तीसरी रेखा के बारे में बात करते हैं, u प्लस वी बराबर 4। जैसे ही मैं u बराबर 0 करता हूं तो v 4 हो जाता है,
u का मान 0 करने पर v आपका सीधा यहां ऊपर आ जाएगा 0,4। और जब ये दूसरा जो होगा, अगर v 0 करता हूं तो u आपका 4 हो गया, तो यहां पर कहीं आ जाएगा ये 4,0। तो तीसरी रेखा हमारी इस प्रकार से बन रही है, इसको हम आगे भी कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। और चौथी रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। इधर u का मान 0 करने पर v का मान 6 बन रहा है, u 0 पर v का मान 6 और ऊपर की ओर चला गया सर ये मान, ठीक है। इधर ये देख लेना सर, अब आप डायग्राम को, ये 0 6। और दूसरा, जैसे ही मैं यहां पर v का मान 0 करता हूं तो u -6 पर चला जाता है, v 0 u -6, यानी यहां पर कहीं पर आ रहा है -6,0। और ये रेखा आपकी इस प्रकार से हो गई। तो कुल मिलाकर के इससे परिबद्ध रिजल्ट की अगर बात करता हूं, ध्यान दीजिए कौन सा रिजल्ट है, ये वाला आपका चारों रेखाओं से बाउंडेड जो फिगर बन रहा है वो एक रेक्टेंगल शेप इस प्रकार से आपको नजर आ रहा है। जो अब रेड मार्क कर रहा हूं, थोड़ा सा उसको हाईलाइट भी कर रहा हूं मैं। भाई 4 रेखाएं हमने प्लॉट कर ली, वापस से ध्यान देना, जो 4 रेखाएं प्लॉट की उसके लिए नया कोई काम नहीं किया। हम लोगों ने जो समीकरण थी उसी समीकरण के अंदर u और v के मान रखते हुए कौन से बिंदु कहां आ रहे हैं और उनको ले लिया, और इसके माध्यम से इस हम रिजल्ट d डैश को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। तो कुल मिला के दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि भाई यहां पर आवर्धन के साथ में घूर्णन भी है, आकृति अपनी घूम भी रही है और आकृति का शेप भी बड़ा हो रहा है। तो 3 में तो आप फॉर्मूला देखते ही पता लग जाएगा। ध्यान रखेंगे, आयत वापस आयत में रिफ्लेक्ट होगा, वर्ग वापस वर्ग में होगा, वृत्त वापस वृत्त में होगा, रेखा वापस रेखा के अंदर रिफ्लेक्ट होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से एक बार रिपीट करने के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। हम लोग प्रारंभिक रूपांतरण के अंदर 4 प्रकार के रूपांतरण पढ़ रहे थे। एक स्थानांतरण की बात थी, और स्थानांतरण W बराबर Z प्लस एल्फा का रूप है, एल्फा सम्मिश्र संख्या है। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी घूर्णन, W बराबर Z e टू द पावर आयोटा एल्फा, एल्फा आपकी सम्मिश्र संख्या के रूप में एक एंगल के रूप में हुआ, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज W बराबर CZ, यह आपका आवर्धन था और पिछले प्रश्न में आवर्धन घूर्णन दोनों था। अब बात कर रहा हूं W बराबर 1/Z प्रतिलोमन व्युत्क्रमणन, ठीक है, इन्वर्जन की बात कर रहे हैं। तो अब जो अगले 2 से 3 एग्जाम्पल में W बराबर 1/Z की बात करूंगा और इन एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि मैंने यहां पर कहा कि हमारा रिजल्ट किसी भी प्रकार से बन सकता है, किसी भी प्रकार का रिजल्ट हमारा बनेगा, मैं उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए सर गौर करें, यहां पर x बराबर 1 का W तल में प्रतिबिंब क्या होगा, मुझे बताइए। जब Z तल की बात कर रहे हैं, Z तल, और उसमें x बराबर 1 कहां होगा, x बराबर 1 यही तो है सर। अब मुझे इस लाइन के प्रतिबिंब की बात करनी है, भाई इसकी इमेज लाइन की W तल में क्या बनने वाली है, और हमारा रिजल्ट क्या है। हमारा जो रूपांतरण है वह प्रतिलोमन की बात कर रहा है, इन्वर्जन की बात कर रहा है। रूपांतरण W बराबर 1/Z, चलिए Z का मान क्या होता है, Z का मान हमेशा x प्लस आयोटा y होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई इसको जो है हम इसकी संयुग्मी संख्या से गुणा भाग करते इसको सॉल्व करते हैं। तो संयुग्मी संख्या यानी आयोटा के पद का चिन्ह बदल गया। इसको हल करने पर x माइनस आयोटा y नीचे की ओर a प्लस बी a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होने पर W किसके बराबर हो गया, W हो गया x माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो W बराबर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हल करने का तरीका थोड़ा सा दूसरा है और रिजल्ट भी, इमेज भी हमारी दूसरी प्रकार से आने वाली है। तो चलिए देखें, तो जब इधर लिखने की बात करता हूं मैं इसको, तो u का मान आपका हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। v का मान हो गया -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या होगा, इक्वेशन 1 में मैं इक्वेशन 2 का भाग दूंगा। इक्वेशन 1 में भाग लगा रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 2 का, तो देखिए u अपॉन v, 1 में 2 का भाग लगाने पर डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कटते हुए
माइनस में x अपॉन वाई हो गया। अब यहां से देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा प्रश्न x बराबर 1 की बात कर रहा है, तो मैं यहां से y का मान निकालूंगा, ये बात ध्यान करें। जब प्रश्न किसी रेखा y बराबर सम कांस्टेंट की बात करेगा तो मैं इस स्थान पर 1 में 2 का भाग देने के बाद x के पद का मान निकालूंगा। फिलहाल चूंकि हमारी रेखा x बराबर 1 की बात कर रही थी, तो मैं करने वाला क्या हूं, x बराबर 1 होने की स्थिति के अंदर मैं यहां से y का मान निकालना चाह रहा हूं। तो देखो y का मान वज्र गुणा करने पर y बराबर माइनस में vx अपॉन u, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब मैं इस y का मान रखूंगा, या तो इक्वेशन 1 में रखूंगा या इक्वेशन नंबर 2 में रखूंगा, वहां से परिणाम को प्राप्त करूंगा। समझ गए? तो अब जब मैं y का मान रखूंगा तो समझदारी किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में y केवल एक स्थान पर है y स्क्वायर के रूप में, और इक्वेशन नंबर 2 में y दो स्थानों पर है, अंश में भी y है और हर में भी y स्क्वायर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नंबर 2 में मान रखोगे तो परिणाम नहीं बनेगा, निश्चित रूप से वह परिणाम भी आपका बनने वाला है, लेकिन वहां पर थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, क्योंकि दो स्थानों पर मुझे y का मान रख करके हल करना है, हल करने के बाद का रिजल्ट वही रहेगा। तो आप इस y के मान को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं पर भी आप रख सकते हैं। मैं यहां पर इक्वेशन 1 में रख रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये v बराबर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y का मान है ये माइनस वी एक्स अपॉन यू, तो इसका स्क्वायर करने पर v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहला काम, एलसीएम लेने की बात करूंगा। तो u बराबर x अपॉन नीचे की ओर लसपा के रूप में लिखेंगे यू स्क्वायर। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का यू स्क्वायर से गुणा हो गया, ये रहा सर एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, भाग उलट गुणा, y का मान रख दिया ना हम लोगों ने। ठीक है, तो भाग उलट गुणा करने की बात करते हैं। तो u बराबर कौन हो रहा है सर, यहां पर u v की समीकरण बननी चाहिए, x क्यों बच रहा है, देखें भाग उलट गुणा से x यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर। वापस एक बार चेकआउट कर लें कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपना जो रिजल्ट आना चाहिए वो सर बेसिकली हमारा यू वी की फॉर्म के अंदर आपका रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये पढ़ते हैं, अभी स्टेटमेंट में लिखवाऊंगा कि वे रेखाएं जो मूल बिंदु से नहीं जाती है उसकी इमेज जो होती है वो वृत्त होती है W बराबर 1/z के अंदर। तो चलिए एक बार कैलकुलेशन को वापस से आप चेक करें। देखिए सर W बराबर 1/z है, और इसके अंदर मान रखें, चलिए सर कैलकुलेशन तो जो है हमारी है ना, ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं ना, फिर देखते हैं क्या स्थिति है हमारी। तो इधर जो है एक u से u, हमारा यू स्क्वायर का u कटता हुआ आपको नजर आ रहा है, और इसी प्रकार से x एक कट जाएगा सर, 1 इज इक्वल टू x अपॉन डिवीजन में एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और ऊपर और नीचे एक x भी कटता हुआ आपको नजर आ रहा है। चलिए यहां से x का वज्र गुणा करने पर x बराबर कौन हो गया, 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है जी, अब मुझे बताइए हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है x बराबर 1, इसी का तो प्रतिबिंब चाहिए, और x की हमारी समीकरण बन गई, क्योंकि मैंने आपको कहा कि u v के अंदर संबंध आना चाहिए। तो x बराबर 1 है और x आपका जो है u v के पदों में 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ रहा है, तो 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर 1, वज्र गुणा करने पर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर 1, और आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कौन हुआ, ये आपका वृत्त हुआ। इस वृत्त का केंद्र बिंदु क्या हुआ, केंद्र बिंदु 0 0 हुआ, और इस वृत्त की त्रिज्या क्या हुई, त्रिज्या हमारी 1 इकाई हुई। तो अगर मैं इसको W तल के अंदर रिप्रेजेंट करने की बात करता हूं, तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यहां पर ये अक्ष जो है वो U हो गई, ओरिजिन हो गया, यह V हो गया, और यहां पर केंद्र बिंदु 0 0 और त्रिज्या 1, 0 0 और 1 त्रिज्या का इस प्रकार से वृत्त हो गया। एक मिनट सर, और इसको देखना चाहिए मुझे, यहां पर x कट गया है ना, x कटने पर ये देखो सर एक गड़बड़ हमने और की सर, वापस से ध्यान देना, एक बार जो कन्फ्यूजन हो जाता है तो वहां पर इस प्रकार से दिक्कतें आ जाती है। इसको मैं हटा रहा हूं सर, यहां पर दिक्कत हो गई हमारी, और इसी कारण से जो है ये दो रिजल्ट्स भी आपके चेंज हो जाएंगे, और इन रिजल्ट्स के चेंज होने के कारण ये केंद्र आपका बदल रहा है,
और इसके कारण ये त्रिज्या आपकी बदल रही है। वापस से ध्यान देना भाई, u से u हम लोगों ने काट दिया और u से u काटने के बाद की स्थिति क्या है, यहां पर क्या बचा सर, एक u बचा हुआ है ना भाई, u स्क्वायर का u कटा है तो एक्स यू और u भी कट गया। अब वज्र गुणा करने पर यहां स्थिति क्या बन रही है सर, हमारी स्थिति बन रही है x बराबर u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का रिजल्ट है। और हमें दे रखा है x बराबर 1 और x बराबर 1 होने पर u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर 1। वज्र गुणा करने पर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू बराबर 0। आपके दिमाग में चाहिए वृत्त तो बनेगा, क्योंकि ये सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जाने वाला स्टेटमेंट रहेगा कि जो रेखा है, देखिए जो मूल बिंदु से नहीं जा रही है उसका जो प्रतिबिंब होगा मूल बिंदु से जाने वाला वृत्त होगा। और चूंकि वो वृत्त मूल बिंदु से नहीं जा रहा था तो मुझे तुरंत पता लगा कि भाई हाँ कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो कैलकुलेशन वापस चेक की। अब बताइए इसका केंद्र बिंदु क्या हो गया, केंद्र बिंदु आपने देखा होगा कि भाई माइनस यू माइनस वी के फॉर्मूले की बात किया करते हैं, तो ये केंद्र आपका जो रहने वाला है इसको हल करने पर 1/2, 0 रहेगा और त्रिज्या जो है वो यहां पर एक इकाई आधी इकाई रहेगी, है ना, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 1। इधर इसको हटा देते हैं सर, वापस से वापस ध्यान दीजिए भाई, कुल मिलाकर के आपने देखा होगा कि x बराबर 1 हमें दे रखा था, x का मान 1 रख दिया, 1 रखने के साथ में वज्र गुणा हो गया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर 1 और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू बराबर 0। अब यहां से आप केंद्र की बात करते हैं, ये आपका क्या हो रहा है सर, ये आपका वृत्त है, ठीक है ना, और वृत्त के अंदर इसका केंद्र बिंदु क्या है, केंद्र बिंदु भाई माइनस यू माइनस वी की बात होती है या माइनस जी माइनस एफ जो आप करते हैं, तो इसका केंद्र बिंदु u का जो गुणांक है वो -1 है, तो उसका जो है आधे की बात माइनस यू माइनस वी और केंद्र बिंदु आप लेने वाले हैं। केंद्र क्या होने वाला है सर, यहां पर केंद्र बिंदु 1/2, 0 रहने वाला है और त्रिज्या कितनी रहने वाली है, यहां पर त्रिज्या जो है वो 1 के बराबर है। वापस से ध्यान देना, इसको जो है मैं थोड़ा सा भाई यूवी की समीकरण है, अगर वृत्त के समीकरण की बात हम लोग करते हैं, वृत्त का हमारा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 होने की स्थिति में उसका केंद्र बिंदु क्या होता है, केंद्र होता है -g माइनस एफ और त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या हो जाती है हमारे रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मैंने इसी चीज को यहां पर अप्लाई किया है सर, ठीक है, और इसी को अप्लाई करने पर भाई पता लगा कि u का गुणांक है -1, उसका आधा करने पर -1/2 और माइनस यू का मतलब माइनस से गुणा करने पर 1/2, 0 और त्रिज्या जो है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी में त्रिज्या भी कितनी हो रही है 1/2 हो रही है, तो 1/2 0 केंद्र से 1/2 त्रिज्या का इस प्रकार से वृत्त बनेगा। तो ध्यान ये रखना है कि W बराबर 1/z के अंदर जो रेखा मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरती है उसका जो प्रतिबिंब होता है वो मूल बिंदु से होकर गुजरने वाला वृत्त होता है। इस प्रकार के 3-4 स्टेटमेंट को अभी मैं लिखवाने वाला हूं। चलिए वापस से रिपीट करते हैं सर, सेम क्वेश्चन हमारा, W बराबर 1/z के अंतर्गत y बराबर 2 का प्रतिबिंब क्या है। जब मैं z तल की बात करता हूं तो z तल के अंदर y बराबर 2, तुरंत दिमाग में आएगा कि भाई यह आपका xy तल है और y बराबर 2, y का मान 1 2, इस प्रकार की यह रेखा है y बराबर 2। चलिए अब मैं इसके अंदर बात करूंगा कि इसकी W इमेज क्या बनने वाली है। तो W चूंकि हमारा 1/z है, इसको हल करने पर 1/x प्लस आयोटा y, इसका जो है संयुग्मी से गुणा भाग x माइनस आयोटा y से गुणा भाग, यहां पर ऊपर की ओर x माइनस आयोटा y, नीचे की ओर a प्लस बी a माइनस बी का गुणा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो गया तो W हो गया हमारा x माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसा पिछले प्रश्न में किया था ठीक ठीक वही काम हम लोगों ने यहां पर किया। सेपरेट करते हुए W बराबर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया और इसी क्रम के अंदर माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि चीज दिमाग में आ गई। u का मान v का मान आपके दिमाग में आ गया,
u हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v हो गया हमारा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए सर, अब मुझे क्या करना होगा, हमेशा इक्वेशन 1 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग देना होगा। मेरी समीकरण यहां पर y बराबर 2 है तो x का मान लेना होगा। चलिए देखते हैं फटाफट जल्दी से। इक्वेशन नंबर 1 में आप भाग दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 का, और जैसे ही समीकरण 1 में 2 का भाग देते हैं तो u अपॉन v बराबर माइनस का x अपॉन वाई बनता है। चूंकि समीकरण मेरी y के पदों की है तो यहां से x का मान लेना चाहिए, माइनस का u वाई अपॉन v इक्वेशन नंबर 3। इस x के मान को मैं यहां पर रखता हूं, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, तो x के मान को रखना हो, और x एक जगह अपना इक्वेशन नंबर 2 में है, तो मैं अब इक्वेशन 2 में मान रखने की बात कर रहा हूं। इक्वेशन 2 में मान रखना, और जैसे ही आप समीकरण नंबर 2 में मान रखेंगे तो v बराबर माइनस वाई अपॉन x का मान रख रहा हूं, तो इसका वर्क करते हुए u स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए सर, उम्मीद करता हूं कि सही है, ठीक है। चलो इसको जो है हम लोग एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करने की बात करते हैं, और जैसे ही एलसीएम लेंगे तो v इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन, v इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एलसीएम के रूप में v स्क्वायर u स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस v स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए भाग उलट गुणा करते हैं, तो v इज इक्वल टू माइनस वाई वी स्क्वायर अपॉन, यहां से वाई स्क्वायर कॉमन कर लेता हूं, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। लगभग वही स्थिति है सर, ठीक है। यहां से लेफ्ट हैंड साइड में v से एक v कट गया, यहां 1 बच गया, ऊपर नीचे y से y कट गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद की हमारी स्थिति क्या बन रही है, वज्र गुणा करने के बाद y ऊपर ले गए तो y इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। और हमें किस रेखा का प्रतिबिंब चाहिए, हमें क्या चीज दे रखी है, हमें दे रखा है y इज इक्वल टू 2, और y का मान यहां पर है, y का मान रख देते हैं, और जैसे ही y का मान रखेंगे माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर 2। वज्र गुणा करने पर यहां पर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर माइनस वी बाई 2, पक्षांतर करने के बाद यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और प्लस का v बाई 2 बराबर 0। तुरंत दिमाग में आएगा कि ये समीकरण भी हमारी कौन सी वाली है, ये भी हमारे वृत्त की समीकरण है, और जो वृत्त बन रहा है उस वृत्त का केंद्र बिंदु क्या है, u का पद नहीं है तो 0, और इसका आधा माइनस जी माइनस एफ है ना। अभी अभी बात की थी हमने कि जब वृत्त के समीकरण 2gx में माइनस जी लिखा जाता है, x के गुणांक के आधे की बात की जाती है, और यहां पर भी जो x का गुणांक नहीं था 0 और y का गुणांक 1/2 का आधा 1/4, तो केंद्र माइनस 1/4, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या जो है वह भी आपकी 1/4 के बराबर होगी। तो तुरंत पता लगा कि इसकी W तल में इमेज क्या बनने वाली है। W तल के अंदर ये U है, ये ओरिजिन है, यहां पर V है, एक वृत्त है, केंद्र 0-1/4 इस स्थान पर और 1/4 त्रिज्या, तो इस प्रकार का इसकी इमेज बनेगी। तो कुल मिलाकर प्रतिलोमन में इमेज किसी प्रकार की बन सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आई होगी। एक प्रश्न के बारे में और डिस्कस कर लेता हूं मैं आपके साथ। देखिए, रूपांतरण W बराबर 1/z के अंतर्गत पट्टी का प्रतिचित्रण, कहिए एक स्ट्रिप की बात हो रही है, उसके प्रतिचित्रण होने की बात कर रहे हैं। देखिए, z तल के बारे में जब हम बात करेंगे तो उस पट्टी स्ट्रिप के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहले यहां पर ओरिजिन है, ये x अक्ष है, y अक्ष है। देखिए, एक पट्टी है y 1/4, ये वाली चीज है, इसको मैं लिख देता हूं y बराबर 1/4, और एक लाइन ऊपर की ओर कहीं है जिसको हम लोग लिख रहे हैं y बराबर 1/2। हम ये चाह रहे हैं कि इस पट्टी का प्रतिबिंब क्या है, पट्टी यानी ये वाली जो स्ट्रिप आपकी बन रही है, y बराबर 1/4 से 1/2 के बीच का क्षेत्र, यानी y बड़ा है 1/4 से और 1/2 से छोटा है, तो ये जो स्ट्रिप बन रही है इसकी इमेज W तल में क्या होगी।
चलिए ठीक ठीक उसी प्रकार से, चूंकि हमारा प्रतिलोमन की बात हो रही है और प्रतिलोमन के अंदर W बराबर 1/z की बात होती है, फिर से वही काम, आधे से ज्यादा वही है जो पिछले दो प्रश्नों में हमने किया है। z का मान x प्लस आयोटा वाई संयुग्म से गुणा भाग x माइनस आयोटा वाई से गुणा भाग कर लेते हैं, और यहाँ पर x माइनस आयोटा वाई अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको आप x माइनस आयोटा स्क्वायर को -1 सोचते हुए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लें। w इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। और जब सेपरेट किया तो w इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। u का मान x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पिछले दो प्रश्नों में भी यही काम किया था हमने, और v का मान माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमेशा प्रतिलोमन के अंदर इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग देना होता है, और जैसे ही इक्वेशन 1 में आप इक्वेशन नंबर 2 का भाग देंगे u अपॉन v बराबर माइनस एक्स अपॉन वाई को प्राप्त करेंगे। हमारा प्रश्न रेखा y बराबर 1/4 या 1/2 की बात कर रहा है, तो मुझे यहां से x का मान निकालना है। तो यहां से x का जो मान आएगा माइनस का u y अपॉन v, समझ गए। ये इक्वेशन नंबर 3, इसका मान रखेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर, x का मान रखना ना, तो 2 में रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में मान रखना, अभी जो पिछले प्रश्न में कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग, और जैसे ही 2 के अंदर मान रखेंगे तो रिजल्ट रहा हमारा v इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर का मान u स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2 काम मैं इकट्ठा करना चाह रहा हूं, एलसीएम लेकर के भाग उलट गुणा करना। भाई एलसीएम वी स्क्वायर बना और उसका भाग उलट गुणा वी स्क्वायर आपका अंश के अंदर आ गया, तो माइनस वाई वी स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए सर, इसको जब आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2-3 चीजें, v से एक v कटेगा, एक y कॉमन आकर कटेगा, तो रिजल्ट आ रहा है 1 इज इक्वल टू माइनस वाई। चलो एक बार कॉमन लेकर काटता हूं, वाई स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। गौर कीजिए यहां से y भी कट गया, तो y इज इक्वल टू -1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये मान जो आपका y का आ गया वो गिवन के अंदर रखना है। ध्यान दीजिए, मुझे इस बार क्या दे रखा है, इस बार एक लाइन नहीं देकर के एक स्ट्रिप की बात की गई, 1/4 लेस देन y लेस देन 1/2। y का मान आप रखते हैं तो रिजल्ट क्या है, 1/4 लेस देन y की वैल्यू -1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन 1/2। यहां से 2 रिजल्ट आपको देखने होंगे, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को। 2 परिणाम आपको प्राप्त करना है, जैसे 1/4 लेस देन -1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं सर, ऐसा लग रहा है वापस से। यहां पर देखिए y के बाद में v भी था, है ना, ठीक, लगातार वही वही गलतियां हम लोग किए जा रहे हैं। यहाँ v भी था, और जब यहाँ v था तो ये v बचा हुआ है, ये v बचा है, इधर से ये v है और ये भी v है, ठीक है। वापस से ध्यान देना, चूंकि v स्क्वायर का केवल v कटा था, v बचा हुआ है। अब इसका वज्र गुणा करने पर स्थिति क्या बन रही है सर, यहां पर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन -4v, कुल मिलाकर के यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 4v इज लेस देन 0। तो ये आपका वृत्त का इंटीरियर है ना, वृत्त का लेस देन 0 है, इसलिए यह वृत्त का आंतरिक भाग है, एक बात। और इसका जो केंद्र बिंदु क्या होगा, इसका केंद्र बिंदु हमारा देखिए सर 0, इसका आधा 4v है ना, तो इसका आधा हो गया अपना -2, और त्रिज्या जो है आपकी 2 इकाई हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा रिजल्ट -v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज लेस देन 1/2। चलिए यहां पर वज्र गुणा करने पर स्थिति क्या बन रही है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की तरफ बड़ा मुंह है, देखिए ये उधर जाएगा तो उसकी तरफ खुला मुंह है, ग्रेटर देन -2v। पक्षांतर करने के बाद में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v
ग्रेटर देन 0, तो ये वृत्त जो है उसका बाहरी भाग है, ग्रेटर देन निशान आ रहा है तो इसका बाहरी भाग रहा। और इस वृत्त का केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु है इसका 0,-1 और त्रिज्या है आपकी 1। चलिए सर, अब इसके इमेज के बारे में बात करते हैं। डब्लू तल के अंदर इसकी इमेज क्या रहने वाली है? डब्लू तल हमने बनाया, डब्लू तल यानी कि यू वी वाला तल हो गया, यू ओरिजन, ये वी। पहला वाला वृत्त केंद्र 0-2 और त्रिज्या 2, तो अगर मैं यहां पर -2 मार्क करता हूं और ये बिंदु जो है अगर हमारा 0,-2 को रिप्रेजेंट करेगा तो पहला वृत्त इस प्रकार से रहेगा, 2 त्रिज्या का वृत्त। दूसरे में केंद्र 0-1 यहां पर रहने वाला है, 0-1 और त्रिज्या 1 इकाई है, 0-1, और जब 1 इकाई त्रिज्या होगी तो दूसरा वृत्त हमारा इस प्रकार से बनेगा। तो पहले वाले वृत्त का आंतरिक भाग और दूसरे वाले वृत्त का बाहरी भाग ये हम लोगों ने लिखा है। ध्यान दीजिए, वापस से मैं रिपीट करता हूं, यहां पर मैंने इंटीरियर की बात की और यहां पर एक्सटीरियर की बात की है। तो गौर करो, पहले का आंतरिक और दूसरे का बाहरी, ये जो शेडेड रीजन है वो हमारा उस पट्टी का रीजन रहा है, उसकी डब्लू तल में इमेज रही है। तो चलिए, तो कुल मिलाकर के सर अपना जो है इस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव बड़ा प्रश्न नहीं होगा, हमारे लिए केवल समझाने के लिए प्रश्नों को हम लोगों को हल करना होता है। ठीक है, जहां पर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करते हैं वहां पर आपको पूरा का पूरा इस प्रकार से सॉल्यूशन किया करना होता है। जब हम लोग बात करते हैं स्थानांतरण में कोई दिक्कत नहीं है, केवल आकृति अपने स्थान से शिफ्ट हो जाती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, स्थानांतरण जो है हमारा W इज इक्वल टू Z प्लस एल्फा का रूप है। ठीक है, W बराबर Z प्लस एल्फा स्थानांतरण की बात करता है, W बराबर Z e टू द पावर आयोटा एल्फा घूर्णन की बात करता है, W बराबर CZ आवर्धन की बात करता है और W बराबर 1/Z प्रतिलोमन की बात करता है। तो ये जो रूपांतरण है इसके अंदर शेप कैसा होगा इसके बारे में कोई विशेष स्थिति मतलब हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ स्टेटमेंट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको हमें देखना होगा। ठीक है, रूपांतरण W बराबर 1/Z के अंतर्गत Z तल में ऐसे वृत्त, Z तल में ऐसे वृत्त जो केंद्र से नहीं गुजरते हैं, जो केंद्र से नहीं गुजरते हैं का W तल में प्रतिबिंब ऐसे वृत्त होंगे जो मूल बिंदु से नहीं गुजरे, जो मूल बिंदु से नहीं गुजरते हैं। भाई चीज समझ में आ गई? यानी कहने का मतलब है अगर मैं Z तल में ऐसे वृत्तों की बात कर रहा हूं, Z तल है ना, XY प्लेन, ऐसे वृत्त जो मूल बिंदु से नहीं गुजरते हैं तो W तल में उनका प्रतिबिंब भी वृत्त ही रहने वाला है, ये UV। लेकिन अब वो हो सकता है वृत्त कैसा हो, वो मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा, बस इतना है, होगा वृत्त होगा। अब वो पहले दूसरे तीसरे कहां चरण के अंदर है, U अक्ष को V अक्ष को काटता है नहीं काटता है वो सब कुछ है, लेकिन मूल बिंदु से नहीं गुजरेंगे, ये ध्यान रखना। तो हमारी बात वापस से रिपीट कर रहा हूं, भी हम वृत्त के प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं और वृत्त में Z तल में ऐसे वृत्तों की बात कर रहे हैं जो केंद्र से नहीं गुजरते हैं, तो उनका प्रतिबिंब भी, एक मिनट से, Z तल में ऐसे वृत्त जो मूल बिंदु से नहीं गुजरते हैं, यहां पर केंद्र नहीं है, जो मूल बिंदु से नहीं गुजरते हैं उनका प्रतिबिंब ऐसे वृत्त होंगे जो मूल बिंदु से नहीं गुजरते हैं। नहीं, यहां भी मूल बिंदु नहीं है और वहां भी मूल बिंदु नहीं है, लेकिन वृत्त का प्रतिबिंब वृत्त है। चलिए दूसरी बात कर रहा हूं, रूपांतरण W बराबर 1/Z के अंतर्गत
झेड तल में ऐसे वृत्त जो मूल बिंदु से गुजरते हैं, जो मूल बिंदु से गुजरते हैं, उनका डब्लू तल में प्रतिबिंब, डब्लू तल में प्रतिबिंब ऐसी रेखाएं होती है जो मूल बिंदु से नहीं गुजरती है, जो मूल बिंदु से नहीं गुजरती है। वापस से ध्यान देना, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो वृत्त मूल बिंदु से गुजरते हैं, अभी पहले वाले स्टेटमेंट में क्या था, मूल बिंदु से जो वृत्त नहीं गुजरेगा उसका प्रतिबिंब भी मूल बिंदु से नहीं गुजरने वाला वृत्त हुआ, लेकिन यहां उल्टा हो गया। यहां पर क्या हो गया कि जो वृत्त मूल बिंदु से गुजरते हैं, कौन है, वृत्त है, लेकिन उनका प्रतिबिंब कौन हो गया, उनका प्रतिबिंब रेखाएं हो गई। और कैसी रेखाएं हो गई, जो मूल बिंदु से नहीं गुजरती है, इस प्रकार की कोई रेखा होगी उसकी इमेज। वापस से ध्यान देना, अगर मैं झेड तल में ऐसे वृत्तों की बात कर रहा हूं जो मूल बिंदु से गुजरते हैं, जैसे एक्स है, वाई अक्ष है, ओरिजिन है, और एक वृत्त मैंने ऐसा कहा जो इस प्रकार से मूल बिंदु से गुजरता है, तो उसकी डब्लू तल में इमेज क्या होगी, डब्लू तल में उसकी इमेज रेखा है जो मूल बिंदु से नहीं गुजरती है। तो ये इसकी इमेज हो जाएगी, लाइन हो जाएगी, चाहे तो वो पैरेलल हो, है ना, तिरछी हो, किसी प्रकार की एक रेखा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपांतरण अगली स्क्रीन ले लेता हूं मैं, ठीक है जी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपके लिए। चलिए, तो दो स्थितियां हम लोगों ने डिस्कस की है। मूल बिंदु से जो वृत्त नहीं गुजरता है उसका प्रतिबिंब भी मूल बिंदु से नहीं गुजरने वाला वृत्त होगा, लेकिन जो वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है उसका प्रतिबिंब एक रेखा होगी, लेकिन वो रेखा मूल बिंदु ओरिजिन से नहीं गुजरेगी। अब इसके उल्टी बात करते हैं। रूपांतरण W बराबर 1/z, W बराबर 1/z के अंतर्गत ऐसी रेखाएं जो मूल बिंदु से नहीं गुजरती है, जो मूल बिंदु से नहीं गुजरती है, का डब्लू तल में प्रतिबिंब, डब्लू तल में प्रतिबिंब मूल बिंदु से गुजरने वाले, मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त होते हैं। अभी इसके ऊपर जो है हम लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। हम लोगों ने बात की थी कि भाई ऐसी रेखाएं जो मूल बिंदु से नहीं गुजरती है, आपने ध्यान दिया होगा पहले एग्जाम्पल में मैंने इस प्रकार की एक रेखा की बात की थी और उसकी डब्लू तल में इमेज कैसी थी, उसकी डब्लू तल में इमेज जहां पर गलतियां भी हो रही थी हमारी, और मैंने कहा था कि मूल बिंदु से गुजरने वाला वृत्त होगा, इस प्रकार से एक वृत्त की बात की थी। तो ऐसी रेखाएं जो मूल बिंदु से नहीं गुजरती है उसका डब्लू तल में प्रतिबिंब मूल बिंदु से गुजरने वाला वृत्त होता है। और नंबर चौथी बात, रूपांतरण W बराबर 1/z के अंतर्गत झेड तल में ऐसी रेखाएं, झेड तल में ऐसी रेखाएं जो मूल बिंदु से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है, का डब्लू तल में प्रतिबिंब,
W तल में प्रतिबिंब मूल बिंदु से गुजरने वाली, मूल बिंदु से रेखाएं होती है। बात समझ में आ गई? यानी जो रेखाएं मूल बिंदु से होकर गुजरती है जड़ तल में, जैसे जड़ तल की अगर बात करता हूं मैं, यहां पर U है, ओरिजिन है, ये V है, जो रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरी उसका प्रतिबिंब W तल में क्या होने वाला है? वो भी एक रेखा होने वाली है जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है। जैसे मान लेते हैं वो रेखा हो सकता है वो इस प्रकार से गुजरे, ठीक है, लेकिन गुजरेगी कहां से? मूल बिंदु से होकर गुजरती है। तो उम्मीद करता हूं कि चीज दिमाग में क्लियर हुई है। भी अनुकोण प्रतिचित्रण में अभी हम लोगों ने जो बात की है बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में बात की है, कुछ स्थितियां हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास भी आपके लिए किया है। तो चलिए सर, आज की इस क्लास में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।